बेगूसराय जिला न्यायालय में वो एक बहुत ही खास दिन था। एक ही दिन, एक ही कोर्ट कॉम्प्लेक्स और दो बड़े फैसले। बिल्कुल। एक केस में 7 के 7 लोगों को दोषी मान लिया गया और दूसरे केस में 4 दोषियों में से 2 को सीधे घर भेज दिया गया और 2 को कई साल के लिए जेल। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? मतलब न्याय का तराजू एक ही दिन में इतना अलग कैसे तौल सकता है? सही बात है। आज की हमारी पड़ताल का मिशन इसी गुत्थी को सुलझाना है। हमारे पास इन 2 मामलों से जुड़े कुछ दस्तावेज और रिपोर्ट हैं और हम इनकी गहराई में उतरकर ये समझेंगे कि अदालत के बंद दरवाजों के पीछे असल में होता क्या है। मतलब सबूत कैसे काम करते हैं, गवाहों का क्या रोल होता है। हाँ, और कानून की वो कौन सी बारीकियां हैं जो एक ही जुर्म में शामिल लोगों की किस्मत अलग अलग लिख देती हैं। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। पहला मामला है एक जानलेवा हमले का, जिसमें एक साथ 7 लोगों को दोषी ठहराया गया। ठीक है। ये मामला है नवकोठी थाना कांड संख्या 702/2015। 7 लोगों पर इल्जाम था कि उन्होंने मिलकर कुछ लोगों पर जानलेवा हमला किया। फैसला सुनाया प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री ऋषिकांत की अदालत में। सुनने में ये एक आम क्राइम की खबर लगती है ना? बिल्कुल, लेकिन जब आप इसकी डिटेल्स में जाते हैं तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। ये कोई अचानक हुई लड़ाई नहीं थी। अच्छा। घटना है 21 जून 2015 की शाम के 7 बजे। जो शिकायत करने वाले थे मोहम्मद हनीफ, वो अपने भाई और भतीजे के साथ नमाज पढ़कर लौट रहे थे। ठीक है। तभी रास्ते में उन पर हमला हो गया। और हमला किससे हुआ? लोहे के पाइप, रॉड और लाठियों से। सोर्स साफ कहता है कि हमलावरों का इरादा हत्या करने का था। मतलब ये एक सोची समझी ब्रूटल साजिश थी। बिल्कुल। मुझे केस की जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वो थी प्रोसिक्यूशन, यानी सरकारी वकील की तैयारी। हाँ। ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ पीड़ित को कटघरे में खड़ा कर दिया कि बताओ क्या हुआ। उन्होंने एक पूरी फौज खड़ी कर दी थी सबूतों की। कुल 6 गवाह पेश किए गए। और ये गवाहों की लिस्ट बहुत कुछ कहती है कि एक केस को मजबूत कैसे बनाया जाता है। देखिए, इसमें पीड़ित तो थे ही मोहम्मद हनीफ और मोहम्मद हकीम, जिनकी गवाही सबसे सीधी और असरदार होती है। बिल्कुल। फिर थे मोहम्मद इकरामुल और मोहम्मद नौशाद, जो चश्मदीद गवाह हो सकते हैं, यानी जिन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ होते हुए देखा। एग्जैक्टली। फिर आते हैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह। इनका काम था मेडिकल सबूत देना। अच्छा। अदालत को ये बताना कि चोटें कितनी गहरी थीं, किस हथियार से लगी हो सकती हैं, क्या वो जानलेवा थीं। ये केस को एक साइंटिफिक बेस देता है। सही। और आखिर में थे अनुसंधानकर्ता, यानी उस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या आईओ देवेंद्र कुमार राय। ये वो पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने पूरी जांच की, सबूत इकट्ठे किए और चार्जशीट फाइल की। हाँ। ये एक तरह से कहानी के सारे किरदारों को एक साथ लाने जैसा है। पीड़ित, चश्मदीद, डॉक्टर और पुलिस। जब ये सब एक ही बात कहते हैं तो बचाव पक्ष के लिए इसे काटना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसे कहते हैं कॉरबोरेशन, यानी एक सबूत की पुष्टि दूसरे सबूत से करना। अच्छा। पीड़ित कहता है मुझे रॉड से मारा, डॉक्टर कहता है हाँ, इनके सर पर जो घाव है वो रॉड से ही आ सकता है, और आयो कहता है हाँ, हमें घटनास्थल से एक रॉड मिली थी। तो जब ये सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं तो केस वाटरटाइट बन जाता है। सोर्स में एक और बहुत बारीक लेकिन जरूरी बात लिखी है। क्या? उसमें साफ बताया गया है कि किस आरोपी ने किसको मारा था। जैसे आरोपी मोहम्मद इजराफिल ने मोहम्मद हकीम को रॉड से मारा। अच्छा। और बाकी लोगों ने मिलकर दूसरे लोगों को पीटा। मुझे हमेशा लगता था कि भीड़ में कौन क्या कर रहा है यह साबित करना मुश्किल होता होगा। और यहीं पर कानून का असली जादू, या कहिए कि उसकी सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। यह वो हर किरदार को उसके काम के हिसाब से तौलती है। तो अदालत सिर्फ ये नहीं देखती कि क्या हुआ, वो ये भी देखती है कि किसने क्या किया। बिल्कुल। तो फिर नतीजा क्या निकला? प्रोसिक्यूशन ने अपना काम किया, सबूत पेश किए और अदालत ने सभी 7 आरोपियों को दोषी मान लिया। 7 को, मोहम्मद इजराफिल, मोहम्मद कय्यूम, मोहम्मद अलीम, मोहम्मद अजीम, मोहम्मद अली अल्लाह, मोहम्मद मतीम और हिमायूं, 7 के 7 गिल्टी पाए गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। सजा का ऐलान उस दिन नहीं हुआ। नहीं, और ये भी हमारी लीगल प्रोसेस का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। दोषी ठहराए जाने यानी कन्विक्शन और सजा सुनाए जाने यानी सेंटेंसिंग के बीच अक्सर एक गैप रखा जाता है। इसे आर्ग्यूमेंट्स ऑन द पॉइंट ऑफ सेंटेंस कहते हैं ना? बिल्कुल। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अब क्या बाकी रह गया था? इसका मतलब है कि अब इस बात पर बहस होगी कि सजा कितनी होनी चाहिए। अच्छा।
प्रोसिक्यूशन कहेगा कि ये एक बर्बर हमला था, इसलिए इन्हें ज्यादा से ज्यादा सजा, शायद उम्र कैद दी जाए। वहीं बचाव पक्ष यानी डिफेंस लॉयर, हाँ, वो नरमी की अपील करेगा। वो शायद कहेगा कि मेरा क्लाइंट गरीब है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए सजा कम दी जाए। तो ये न्याय को और ज्यादा मानवीय और तर्कसंगत बनाने की एक कोशिश है। एकदम सही। अच्छा, तो पहले मामले में अदालत ने 7 आरोपियों को दोषी तो मान लिया, लेकिन उनकी किस्मत का अंतिम फैसला 7 फरवरी को होना है। हाँ। लेकिन उसी दिन एक और कहानी अपनी मंजिल तक पहुंची। ये कहानी 10 साल पुरानी थी और इसका फैसला हमें न्याय की एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाता है। ये मामला था भगवानपुर थाना कांड संख्या 7212 का। और जैसा आपने कहा, सबसे पहली बात जो ध्यान खींचती है वो है इसका साल 2012। सोचिए, एक केस को अपने अंजाम तक पहुंचने में 1 दशक लग गया। ये हमारे सिस्टम की धीमी रफ्तार पर भी एक टिप्पणी है। और इस झगड़े की वजह कोई पुरानी दुश्मनी या गैंगवार नहीं, वजह थी खेत में हल्दी की रोपाई। हल्दी की रोपाई? हाँ, 4 जुलाई 2012 को राम नरेश महतो अपने परिवार के साथ खेत में काम कर रहे थे जब 4 लोगों ने उन पर लाठी, डंडे और फरसे से हमला कर दिया। और वजह हल्दी की रोपाई। सोचिए, हल्दी जिस चीज से हमारे खाने में रंग आता है, उसकी वजह से इंसानों का खून बहा दिया गया। ये हमें बताता है कि जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी हमारे समाज में किसी की जान से ज्यादा कीमती हो सकता है। बिल्कुल। इस हमले में भी चोटें बहुत गंभीर थीं। चंदन महतो नाम के एक व्यक्ति के सिर पर रॉड से मारा गया और शिकायत करने वाले राम नरेश महतो का भी सिर फोड़ दिया गया, दोषी भी पाया। लेकिन फिर जो हुआ वो हमारे आज के एपिसोड का सेंट्रल पजल है। बिल्कुल। अदालत ने जो फैसला सुनाया वो चौंकाने वाला था। 2 आरोपी राजनंदन महतो और ललित महतो को प्रोबेशन पर रिहा कर दिया गया। लगता है कि उन्हें एक तरह से चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। मतलब हमला चारों ने मिलकर किया, चोटें भी सबको लगी, लेकिन 2 को इनाम में प्रोबेशन और 2 को 6-6 साल की सख्त कैद और 80-80 हजार का जुर्माना भी। चारों को अलग अलग धाराओं यानी सेक्शंस में दोषी पाया गया। अच्छा, तो ये जो आईपीसी की धाराएं होती हैं, ये एक तरह से अपराध के लेवल हैं। मतलब एक धारा लेवल 1 का हमला है, बस मारपीट की, और दूसरी लेवल 10 का यानी खतरनाक हथियार से गहरी चोट पहुंचाई। आप इसे बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। अच्छा, जिन 2 लोगों राजनंदन और ललित को प्रोबेशन मिला, उन्हें आईपीसी की धारा 147, 148 और 323 में दोषी पाया गया। ठीक है। अगर आपकी भाषा में कहें तो ये लेवल 1 या 2 के अपराध है। बलवा करना, राइटिंग करना, घातक हथियार लेकर बलवा करना और जानबूझकर हल्की चोट पहुंचाना। ठीक है, ये समझ आया। तो फिर बाकी 2 को जो सख्त सजा मिली, उनका लेवल क्या था? उनका लेवल बहुत ऊपर था। ललन महतो और कपिल देव महतो को इन धाराओं के साथ साथ आईपीसी की 3 और खतरनाक धाराओं में दोषी पाया गया, 324, 325 और 326। इसका मतलब है गंभीर चोट पहुंचाना, जैसे हड्डी तोड़ देना। और सबसे खतरनाक धारा 326 का मतलब है खतरनाक हथियारों से गंभीर चोट पहुंचाना, जैसे फरसे या रॉड से किसी का सिर फोड़ देना। तो ये लेवल 10 का अपराध है। बिल्कुल। अच्छा, तो अब पूरी तस्वीर साफ हो रही है। इसका मतलब अदालत ने सबूतों के आधार पर यह माना कि राजनंदन और ललित शायद भीड़ का हिस्सा थे, उन्होंने मारपीट की होगी, लेकिन असली खतरनाक हमला फरसे और रॉड का इस्तेमाल वो ललन और कपिल देव ने किया था। उन्हीं की वजह से लोगों को गंभीर चोटें आईं। एकदम सही। अदालत ने ये नहीं कहा कि वो बेकसूर थे। अदालत ने कहा कि उनका जुर्म कम गंभीर था। उन्होंने लेवल 2 का गेम खेला था, इसलिए उन्हें चेतावनी मिली, और बाकी 2 ने लेवल 10 का गेम खेला, इसलिए उन्हें जेल मिली। ये फैसला इस सिद्धांत का एक बेहतरीन उदाहरण है कि सजा अपराध के अनुपात में होनी चाहिए, न कि सिर्फ अपराधी के। तो आज हमने बेगूसराय जिला न्यायालय के 2 अहम फैसलों की गहराई से पड़ताल की। हमने एक पहेली से शुरुआत की थी कि एक ही दिन में न्याय इतना अलग कैसे दिख सकता है, और जवाब हमें मिला कानून की बारीकियों में और सबूतों की ताकत में। एक तरफ एक जानलेवा हमले में 7 लोगों को दोषी ठहराया गया, जिनकी सजा का फैसला होना अभी बाकी है, और दूसरी तरफ 1 दशक पुराने जमीनी विवाद में 4 दोषियों को उनकी भूमिका के आधार पर बिल्कुल अलग अलग सजा सुनाई गई।